मंत्री हो या मजदूर किसान, सबको शिक्षा चिकित्सा एक समान के उद्देश्य को लेकर आज हम देश में जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जिससे प्रत्येक परिवार को, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, बेरोजगार हो, उसके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं चिकित्सा मिले, जैसे मंत्री विधायकों और अन्य नेताओं को मिलती हैं। आज हमारा समाज गरीब, मजदूर, बेरोजगार किस तरह से इस महंगाई के दौर में घुट घुट कर जीवन जी रहा है और समाज देश में भिन्न भिन्न मुद्दे चलाए जा रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा जो शिक्षा और चिकित्सा स्वास्थ्य का है, उससे लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है। इसी बात को लेके आज हमारे साथ मौजूद हैं विकास फाउंडेशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय गिरधारी लाल गिरधर जी से हम बात करेंगे। समाज में व्याप्त आज महंगाई से प्रताड़ित है, उसका भला कैसे हो सकता है, इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे विस्तृत चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे। माननीय गिरधारी लाल गिरधर जी, नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। आज की जो आज देश में तमाम समस्याएं हैं सर, जिन्होंने जनता जूझ रही है, जो सरकारें आती हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि देश की क्या समस्याएं हैं और उनसे कैसे निपटारा पाया जा सकता है। उसमें विकास फाउंडेशन फॉर सोशल चेंज एंड इकोनॉमिक्स रिफॉर्म का क्या योगदान रहेगा? जैसा आप ये समस्याओं के बारे में तो सभी लोगों में आप चर्चा होती रहती है, फिर भी मैं मुख्य 5-6 जो समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। सबसे बड़ी समस्या है महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, उसके बाद कोरोना लॉकडाउन लगने से, फिर दुकानदारी बंद होने से और डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें लगातार बढ़ाए जाने से सभी लोगों को पता है महंगाई बढ़ रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतें 30 से 35% बढ़ाई गई हैं। उसके साथ साथ उसके कारण बाकी सारी वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से हर परिवार का 1500 से लेके 5000 रुपये महीना अतिरिक्त खर्चा हो रहा है, जिसके बोझ बना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है मध्य वर्गीय परिवार की भी महंगाई के कारण उनकी आमदनी कम हो रही है, वो भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। तीसरी समस्या है जो सबसे बड़ी, जो चर्चा में रहता है, किसान, मोदी जी कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन आपने दिल्ली में इतना बड़ा लंबा देखा, घेराबंदी थी, किसानों का मोर्चा लगा रहा, उसमें भी यही बात आई भी, किसान बोलते हैं भी एमएसपी हमें उन्हें मिलती नहीं, उसका समाधान। और चौथा है बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा समस्या है। पढ़ा लिखा नौजवान युवक युवतियाँ पिछले 9-7 साल से लगातार अपनी तैयारी करता है, टेस्ट देता है, इंटरव्यू देता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती जी। उसका कारण है सरकार के पास संसाधन नहीं है। केंद्र सरकार के पास 10 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। ऐसे प्रदेश सरकारों के पास भी 12-13 लाख नौकरियां सरकारी खाली पड़ी, जिससे पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी भी मिलनी चाहिए। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है इस टाइम पर, जो लोगों के ध्यान में नहीं आता आमतौर पर, वो है भी जो इस आर्थिक मंदी के कारण, जो महंगाई के कारण जो लोग तंगी महसूस कर रहे हैं, उसके बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, कोई छुटकारा नहीं मिल रहा है लोगों को उस पर। और उसके साथ साथ एक जो कह सकते हैं भी लोगों में एक ऐसा अविश्वास की भावना बन गई है कि हमारी कोई चिंता करने वाला नहीं है। उसके लिए हम इन सभी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आए। उसमें वरिष्ठ नागरिक है, वो परेशान है, महिलाएं हैं, उनको पता है उनको बजट कैसे चलाना है। इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए विकास फाउंडेशन ने 22 दिसंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट आने से पहले अपने सुझाव दे दिए थे, जिनसे वो हमारे सुझाव अगर बजट में लागू कर दिए जाते तो प्रत्येक परिवार को 8000 से लेकर 20000 रुपये महीने का आर्थिक लाभ हो सकता था। और उसके साथ साथ किसानों को अगर एमएसपी की लीगल गारंटी मिल जाए तो 12 करोड़ से लेकर 14 करोड़ किसान परिवारों को 10,000 से लेकर 50,000 रुपये महीना साल का फ़ायदा होगा। तो इतना पैसा अगर मार्केट में आएगा, बजट के थ्रू दिया जा सकता है, तो हमने इसलिए सुझाव दिए थे कि सरकार को ये सब कुछ करना चाहिए। और इतना पैसा लगने का, इतना पैसा कहाँ से आएगा, लोगों का सवाल यही होता है जी। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने वो भी सुझाव दिए थे। 4 सुझाव हमने दिए थे सरकार को। हमारे जो हमने सुझाव दिया था उसके मुताबिक 31 लाख करोड़ से लेकर 32 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त संसाधन चाहिए हर साल। उसको संसाधन पैदा करने के लिए हमने 4 सुझाव दिए थे। सबसे पहला सुझाव तो हमने यही दिया था, इस देश में 3 जो हमारे देश में बड़ी मूवमेंट चली हैं,
उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना 2013 में से लेकर 2014 तक हर सभा में बोलते थे, हर भाजपा का कार्यकर्ता बोलता था कि विदेशों में इतना धन पड़ा है, स्विस बैंक में इतना पैसा है, ब्लैक मनी हम बाहर से लाएंगे। बहुत से मजाक भी चला, अभी 15-15 लाख रुपये भी जनधन खाते खोले जा रहे हैं आपके, उन्हें 15-15 लाख रुपये भी दिया जाएगा। दूसरा था बाबा रामदेव जी, वो 6 साल सारी दुनिया का भ्रमण करके गए, कभी क्रूज पर बैठते थे, कभी कहीं पर चर्चा करते थे, योगा भी करते थे, लेकिन साथ में कहते थे विदेशों से हम ब्लैक मनी लाएंगे, उसके हिसाब से 2-2 लाख से लेके 15-15 लाख रुपया हर परिवार को दिया जा सकता है। तीसरी एक मूवमेंट आपने सुनी होगी, अन्ना हजारे जी की मूवमेंट चली थी, इतना बड़ा मूवमेंट चला जिसका मेन मुद्दा था, जिसमें मुख्य किरदार थे अन्ना हजारे जी, वो इसको लीड कर रहे थे, लेकिन उसके सारे करता धरता जो प्लानर थे, जो करते थे, एक काफ़ी पढ़े लिखे हैं, IRS ऑफिसर हैं, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनके साथ थे। उन्होंने भी हर स्टेज पे यही बोला था भी इतना पैसा करप्शन का यहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है। तो हमने उन सब की बातें सुनी हैं, 9 साल हो गए, 10 साल सबको अब ये बातें करते हुए, लेकिन वो पैसा कहीं से नहीं आया। उसका समाधान करने के लिए ही हमने देखा, बाहर से पैसा कब आएगा नहीं पता है जी, सरकार ला नहीं पाई। बाबा रामदेव जी अपने काम में लग गए, वो अपना बिजनेस जनरेट कर रहे हैं, केजरीवाल जी अपने काम में लग गए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गए हैं, इन सब ने भुला दिया। लेकिन हमने उसी का एक समाधान निकाला है कि जो पैसा देश के अंदर है, जो ब्लैक मनी एसेट्स हैं, ब्लैक मनी है, करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला था, मोदी भी यही नारा लगा कर आए थे वे कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है। उसके टाइम पे इतने बड़े बड़े स्कैम की बात होती थी, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाले की बात कर रही थी। और अभी आप चर्चा देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जब भी रेड होता है, PN के घर से 5 करोड़ मिलता है, क्लर्क के घर से 15 करोड़ मिलता है, सुपरवाइज़र के घर से 50 करोड़ मिलता है, ऑफिसर के घर से 100 करोड़ मिलता है, और IAS ऑफिसर की बात करें तो 500-500 15-15 करोड़ की बात होती है। तो कहने का मतलब क्या है, इस देश के अंदर ब्लैक मनी भी है, ब्लैक मनी एसेट्स भी हैं। उससे बड़ा गलत काम हो रहा है, हवाला का काम होता है, नारकोटिक्स होता है, ड्रगिंग होती है, उसके बाद जितना स्मगलिंग होती है, उसके साथ साथ क्राइम भी होता है। तो वो सारे पैसे का हमने एक सबसे पहला पॉइंट यही दिया था, वो 500 लाख करोड़ से लेकर 600 लाख करोड़ रुपया है, उस पर ऊपर 3 तरह से पैसा हम संसाधन पैदा कर सकते हैं। पहला चांस सरकार उन लोगों को दिया जाए 20% वन टाइम पेनल्टी दे दें, तो 500 लाख करोड़ से लेकर 600 लाख करोड़ के ऊपर कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए से लेकर 120 लाख करोड़ रुपये आ सकता है। हमारा 1 साल का हमने खर्चा दिया था 31 लाख करोड़ से लेकर 32 लाख करोड़ रुपये। इसका बाद 3 साल से लेकर 4 साल का खर्चा तो हम उसी से संसाधन ले आएंगे, जिससे सभी परिवारों को 8,000 की बजाय भी 15-15 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये महीने का आर्थिक लाभ दिया जा सकता है। उसके बाद दूसरा हमने सुझाव दिया कि जो लोग उसको मान लेंगे 20% पेनल्टी देकर और ठीक हो जाएगा, जो नहीं मानेंगे उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। और उसको आगे से ब्लैक मनी ना हो, उसके लिए भी हमने सुझाव दिया था कि जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ की जाती है, जो भी 50,000 के ऊपर की प्रॉपर्टी, उसको आधार के साथ लिंक कर दो, तो आगे लिए पैसा भी आता रहेगा सरकार के पास और ब्लैक मनी एसेट्स भी बनेगा, ब्लैक मनी जनरेट नहीं होगा। दूसरा हमने सुझाव दिया था, इस देश सरकार ने अपने 21 लाख करोड़ रुपए के इनकम टैक्स एरियर और GST एरियर, वैट एरियर, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसे कई से हैं जो 21 लाख करोड़ से लेकर 22 लाख करोड़ रुपये सरकार ने अपने रिकवर करने हैं। तीसरा हमने सुझाव दिया था कि हमारे देश में 1200 लाख करोड़ से लेके 1500 लाख करोड़ रुपए के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेक्ट्रम है, मिनरल्स हैं, जिसके ऊपर मात्र 1% साल की रिटर्न लेनी हो तो भी 12 लाख करोड़ से लेके 15 लाख करोड़ रुपये साल का उससे भी आ सकता है, वो संसाधन जुटाने की बात कर रही थी। चौथा हमने सुझाव दिया था, इस हमारे देश में अनक्लेम डिपॉजिट पड़े हैं, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के पास है, उसके बाद LIC के पास है, बैंकों में है जो पैसे, डाकखाने में है, पोस्ट ऑफिस में है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, नवरत्न कंपनियों के पास, लोग जिनकी मृत्यु हो गई उनके वारस, उनके लीगल हेयर, उनके घर वाला कोई लेने नहीं आया, ऐसा पैसा लगभग 6 लाख करोड़ से ज़्यादा है। अगर ये सारे संसाधन पैदा किए जाएंगे, सरकार को हमने सुझाव दिए थे, अगर मान लिए होते तो 31-32 लाख करोड़ नहीं, 100 लाख करोड़ से लेके 120 लाख करोड़ रुपये, 125 लाख करोड़ रुपये संसाधन आ सकते थे, जिससे सभी परिवारों को डायरेक्ट बैंक
डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र देकर 5,000 रुपये महीने का डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, जो लोग इनकम टैक्स नहीं देते उनको 5,000 रुपये महीने का कैश रिलीफ दिया जा सकता है, जो लोग इनकम टैक्स देते हैं उनका 12 लाख तक की आमदनी वालों का इनकम टैक्स भी खत्म किया जा सकता है। जी सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने सरकार को सुझाव दिए थे, सरकार ने आपके कितने सुझाव माने? ऐसा है, हमें मोरे अफसोस से कहना पड़ता है, हम अशेम्ड, हमने अकेला वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री जी को नहीं लिखा, उसके साथ साथ 150 MP को लिखा, मिनिस्टर्स को लिखा, उसके बाद साथ साथ जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, जो टीवी पे आके चर्चा में बैठते हैं, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, जो बजट के एक्सपर्ट हैं, जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, जहाँ कोई भूतपूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी हैं उनको भी लिखा, पी चिदम्बरम जी को लिखा, एक बार नहीं 5-5 बार लिखा, मेल भी करी और प्रेस विज्ञप्ति भी दी, उनके साथ जो ईमेल भेजी वो एक बार नहीं 5-5 बार। उसमें खास करके मैं अभी जिक्र करूंगा, सरकार के साथ साथ हमने जितने विपक्षी दलों के नेता थे उसमें नीतीश कुमार जी, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, ममता बनर्जी के, अरविंद केजरीवाल जी, M.K. स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मतलब जो भी जाने माने लोग हैं, जो भी सरकार में अपनी भागीदारी रखते हैं, उन सब लोगों को आपने बताया। एमपीज को लिखा, एक बार नहीं लिखा 5 बार लिखा, भाजपा के नेता को लिखा, RSS के नेताओं को लिखा, डॉक्टर मोहन भागवत को लिखा, RSS हेडक्वार्टर को लिखा। लेकिन हमें अफसोस इस बात का, मुझे मुझे बताने में शर्म आती है, आई फील अशेम्ड, भी हमारे देश का बजट 12 मिनट में पास हो गया। किसी ना सरकार के लोगों ने, ना विपक्षी दल के किसी नेता ने भी बजट पर बहस करने की सोची नहीं, भी कैसे गरीबों को रिलीफ दिया जा सकता है, उनको लोगों को आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाया जा सकता है, कैसे किसानों को लीगल MSP दी जा सकती है, जो व्यापारी हैं 7-8 करोड़ व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, छोटे दुकानदार, फड़ी वाले हैं, रेडी वाले हैं, इन लोगों को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है, और कैसे इतना पैसा अगर मार्केट में आएगा, जितनी सरकारी नौकरियां हैं तो वो तो भरी जाएंगी, लेकिन साथ साथ इतना पैसा मार्केट में आने से हमारे देश की GDP 11% से लेकर 12% हो सकती है, जिससे सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट इस बात से सहमत हैं। जितने भी एक्सपर्ट हैं दुनिया के, वो कहते हैं अगर GDP 11-12% होगी तो हर साल 2 करोड़ से लेकर 3 करोड़ नए रोज़गार, नए व्यवसाय, नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे इस देश में, हमारे देश में 1 से 1.5 साल में देश में बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी, साथ में GDP 12% होने से हम दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएंगे, और हर परिवार स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध और संपन्न परिवार होने से हमारा देश भी स्वस्थ, सशक्त, समृद्ध और वर्ल्ड गुरु इंडिया बन सकता है। जी सर, आपने सुझाव दिए, लेकिन आपके सुझाव पर कोई अमल नहीं किया गया, तो अब आगे का कार्यक्रम आपकी क्या योजना है, क्या करेंगे आप? हमें तो देखो, वैसे मैंने पहले भी कहा था, प्रेस विज्ञप्ति सबको भेजी है, ईमेल ही भेजी, हमारा वही सुझाव है, वही एजेंडा है। हम इसके लिए एक ही काम है, अभी तो देशव्यापी हम जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। 28 मई को जंतर मंतर पे हमने एक दिन का धरना रखा था, आप पीछे बैनर देख रहे हैं, विचार गोष्ठी रखी थी, उसमें हम हमारे अलग अलग प्रदेशों से लोग आए थे, 20-25 लोग। तो उसके लिए उस दिन हमने निर्णय लिया है कि हम अपना जो भी हमारा जानकारी है, जो भी हम आपसे साथ शेयर कर रहे हैं, ये हम हर परिवार के साथ शेयर करेंगे। उसके लिए मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था भी अगर पढ़े लिखे नौजवान, युवक युवतियाँ, सूझवान किसान और व्यवसायी नेता, ये अगर सारे समझ लें, इसको जानकारी लें, अगर हम इनमें से सिर्फ देखो 18 करोड़ से लेकर 24 करोड़ परिवार हैं, इनमें से मात्र 5 करोड़ युवक युवतियाँ भी अगर हमारा ये कार्यक्रम या हमारी ये जो जानकारी है इसको लेकर घर घर जाएं, एक अगर 5 करोड़ युवक युवतियाँ आ जाएँ, इस देश में 28 करोड़ तो परिवार हैं। हमने उनको अपील किया था 5 से लेकर 10 परिवारों के घरों में जाओ, 1-1 घंटा लगाओ, ये लीफलेट दो, पर्चे बांटो, उनको समझाओ, उनको ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, आप भी बना रहे हो, पहले भी बहुत से वीडियो हम शेयर कर चुके हैं, तो वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए ये सब कुछ बजट में हो सकता है। कोई रास्ता रोकने की ज़रूरत नहीं, कोई स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। इसको अभियान बनाइए। अलग अलग अभी तक इस टाइम पर 15 से 20 लोकसभा क्षेत्रों में ये जानकारी पहले जा चुकी है। अभी 8 लोकसभा क्षेत्रों से लेकर 300 लोकसभा क्षेत्रों में 200 से लेकर 500 कार्यकर्ता हमारे साथ, युवक युवतियाँ हमारे साथ जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बनेंगे और घर घर जाकर सभी लोगों से, सभी परिवारों के साथ जानकारी शेयर करेंगे।